AS3 कैश फ्लो, ये तो अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, बराबर, इसलिए ये स्टैंडर्ड तो अभी खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन अगला स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देंगे। जितना होगा उसको अपन कंप्लीट करेंगे। कोई स्टैंडर्ड में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, कोई स्टैंडर्ड में टाइम कम लगेगा। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बोलता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करता है। कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट readily convertible into known amount of cash, known amount of cash. Readily convertible into known amount of cash. ये आपको इंडिकेट करता है कि इक्विटी शेयर इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेंगे। तो आपके पास इक्विटी शेयर के इन्वेस्टमेंट है, तो आप सोच के देखो उनमें तो वाइड फ्लक्चुएशन पॉसिबल होते हैं, तो इसलिए जनरली वो यहां पर फिट नहीं बैठेंगे। विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, इसलिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट यूजुअली इस कैटेगरी में बैठेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर विल जनरली नॉट क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, समझ रहे, इसकी वजह से। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, विल इट बी पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट? अगर वो फिक्स डिपॉजिट को आपने, क्योंकि आपको पता है बैंक का सिस्टम ऐसा रहता है कि आप फिक्स डिपॉजिट अभी बोलो तो बैंक आपकी फिक्स डिपॉजिट को अभी के अभी ब्रेक करके आपके अकाउंट में जमा कर देता है। तो इसका मतलब अगर वो आपके पास जब जरूरत पड़े यूज करने के लिए अवेलेबल है तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन अगर मान लो आपने उस पर कोई लीन क्रिएट कर दिया है, किसी लोन वगैरह के लिए उसको आपने चार्ज क्रिएट कर दिया है, इसका मतलब फिर उस केस में वो कैश इक्विवेलेंट में काउंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि वो फिर इजीली कैश में आपके लिए कन्वर्टिबल नहीं है। लिखा है फिक्स डिपॉजिट बैंक इफ आर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड विच आर इनकैशेबल एज एंड व्हेन नीडेड विल बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट, बट इफ दिस आर फॉर लॉन्ग टर्म और आर नॉट इनकैशेबल, example offered as security, margin money to bank, then this should be treated as investment in investing activity. CCOD account balance increase decrease should be taken in financing activity. In case of temporary OD balance, it can be included as part of cash and cash equivalent. तो जहां पे वो रेगुलर फाइनेंस की लिमिट है तो उसको फिर फाइनेंसिंग का पार्ट लेंगे, बट टेम्पररी ओडी का मतलब कैसा हो गया, आपका करंट अकाउंट है, बीच बीच जब जरूरत पड़ी तो आप करंट अकाउंट को एक्सीड कर जाते हो, वो ओडी बैलेंस दिखाता है। तो ऐसा ओडी बैलेंस रहेगा तो कैश इक्विवेलेंट के पार्ट में आएगा, बट रेगुलर फाइनेंसिंग की लिमिट ली होगी तो वो फिर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब आपको पता है कि कैश फ्लो में एक्टिविटी को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में ये आपका टेबल है। इज यानी आप जब क्लासिफिकेशन डिसाइड करोगे तो कैसे डिसाइड करोगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन, इज द एक्टिविटी ए प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज? अगर यस बोला तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो में चला गया, अगर यस बोला तो। पर अगर नो बोला तो देखिए क्या होगा, नो बोला तो फिर क्वेश्चन करो, इज इट फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग है क्या? अगर इसको भी नो बोला मतलब वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग भी नहीं है, वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग भी नहीं है, तो उसको फिर कहां बताना, तो उसको वापस आया है ऑपरेटिंग में, मतलब उसको ऑपरेटिंग में ही बताना है। ये आपको क्लास में ही बताया था कि जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा उसको ऑपरेटिंग के साथ बताना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में फिट बैठेगा तो उसको आप इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग जो भी केस होगा उसमें बताओगे। कैश बैंक शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो आपके किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर इसमें डेबिट आ रहा होगा तो वो कैश इनफ्लो है, अगर इसमें क्रेडिट आ रहा होगा तो वो कैश आउटफ्लो है। और अगर आपको लगता है
कि इसमें ही डेबिट और क्रेडिट दोनों आ गए, डेबिट और क्रेडिट दोनों उसी के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब इट इज ए नॉन कैश एलिमेंट, क्योंकि वो विद इन दैट ग्रुप हो रहा, पूरे ग्रुप में। इसका मतलब न तो इनफ्लो है और न आउटफ्लो है। तो जैसे आपने बैंक में से कैश निकाला तो आपकी एंट्री क्या हो जाएंगी, भी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी डेबिट भी उसी में, क्रेडिट भी उसी में। इसका मतलब न तो इनफ्लो है वो, न तो आउटफ्लो है। ये यहां बना के बताया, समझ में आ गया। तो वो आपका एक आइटम नहीं है, बल्कि एक कुछ आइटम का ग्रुप है। तो उन्हीं आइटम के बीच में अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो न तो इनफ्लो है और न आउटफ्लो। बाहर से कुछ आया तो इनफ्लो, इसमें से कुछ बाहर गया तो आउटफ्लो। यही उसी चीज को बताया कि मूवमेंट बिटवीन एलिमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर नॉट कैश फ्लो। एग्जांपल दिया, शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट परचेज ₹5,000 एंड सोल्ड ₹4,000, हाउ विल इट अपीयर इन कैश फ्लो। तो ये आपके कैश इक्विवेलेंट में है, तो आपके ओपनिंग क्लोजिंग कैश को बदल देगा, उसको आपको इनफ्लो या आउटफ्लो में दिखाने की जरूरत नहीं है। पर अगर उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ होगा तो देखिए उसके बारे में, शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट विल बी पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट and hence movement in them will not appear separately in cash flow statement, but profit loss on sale of such investment will be taken as part of operating profit loss। सोच के देखिए कि आपने इसी फिगर को ले लेते, 4,000 में जो इन्वेस्टमेंट बेचे उसकी एंट्री मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं। बैंक डेबिट 4,000 टू इन्वेस्टमेंट जो कि कैश इक्विवेलेंट में आया हुआ है 3,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000। अब जरा सोचिए, हम ये 4,000 और 3,000 को बोलते हैं कि कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि दोनों उसी कैटेगरी के, लेकिन दोनों में 1,000 का डिफरेंस है ना। इसका मतलब आपका जो कैश इक्विवेलेंट में से इन्वेस्टमेंट कम हुआ वो 3,000 है, पर जो कैश आई वो 4,000 है, यानी नेट में तो 1,000 इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी तो टैली होगा। तो वो आपके P&L में गया हुआ है। अब P&L से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हो, यानी वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा, उसको वहां से अलग करने की फिर जरूरत नहीं। ये आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां डेबिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट है, बराबर है। लेकिन यहां पे देखिए, ये लॉस में सेल बताया मैंने, वहां पे आपको प्रॉफिट वाला एग्जांपल दिया, यहाँ पे लॉस में बताया। तो ये 1,000 का लॉस आपके P&L में डेबिट गया हुआ है, आपको इसको एडजस्ट करना नहीं है, रिवर्स करना नहीं है। पर ये कौन से वाले इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो काउंट किया होगा वो, ठीक है। नहीं तो कोई फिर अपना क्लास का प्रॉब्लम लेके आएगा, सर देखो आपने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट का है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला नहीं है। ये उसी को थोड़ा सा ढंग से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट शोज इनफ्लो यानी रिसिप्ट, आउटफ्लो यानी पेमेंट ऑफ कैश, बैंक एंड शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट classified into operating cash flow, investing cash flow and financing cash flow। ऑपरेटिंग यानी जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो मेन आपका कारोबार है, बिजनेस है, उसके जो कैश फ्लो है वो ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग में ब्रॉडली दो बताया था, एक जो इन्वेस्टमेंट के नाम से आप बोलते हो उसके कैश फ्लो, और दूसरा फिक्स एसेट वाले कैश फ्लो। और फाइनेंसिंग में जो बिजनेस को चलाने के लिए आपने फाइनेंस रेज किया बाय शेयर्स, बाय डिबेंचर, बाय टेकिंग लोन, वो आपका फाइनेंसिंग। उससे इंसिडेंटल जो रहेगा, तो जो इन्वेस्टिंग का इंसिडेंटल यानी इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम वो मिली, वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। डिबेंचर पे आपने इंटरेस्ट पे किया, शेयर्स पे आपने डिविडेंड पे किया, वो फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। जो चीज तीनों कैटेगरी में फिट नहीं बैठी वो आपके ऑपरेटिंग में आप बताओगे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के आइटम या इनकम टैक्स अपने को कंबाइंड दिया रहता है, तो उसको अपन फिर ऑपरेटिंग में शो करते हैं।
ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए आपके पास दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, इसी के लिए बराबर। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए कोई अलग नहीं है। डायरेक्ट मेथड में आप कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ये लेते हो, बराबर है, इसको आप बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप यही कैश फ्लो निकाल रहे हो पर आप उल्टे चलते हो, आप प्रॉफिट के फिगर पे से एडजस्टमेंट करके पीबीटी के फिगर को लेते हो। इसमें आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉन कैश आइटम को आप रिवर्स करते हो। फिर आप वर्किंग कैपिटल के जो आइटम है, डेटर क्रेडिटर, उनका एडजस्टमेंट करते हो, तो आपको ये ऑपरेटिंग कैश जो यहां मिल रही थी वही ऑपरेटिंग कैश आपको मिल जाती। तो यहां पर आपने डायरेक्टली कहां से पैसा आया, कहां पे किया, उस पे से कैश फ्लो निकाला। और ये वाले केस में आपने इनडायरेक्ट मेथड में आपने क्या किया, उल्टा काम किया, प्रॉफिट पे से कैश निकाला, इसलिए उसका नाम पड़ा है इनडायरेक्ट मेथड। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज जैसे बैंक, अब बैंक का बिजनेस ही अलग है, तो बैंक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसकी अलग हो गई। ये देखिए बैंक के केस में कैश फ्लो रिलेटेड टू पब्लिक डिपॉजिट, बैंक का बिजनेस ही है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में देना। तो पब्लिक डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्योंकि बैंक का बिजनेस पैसों का है, तो बैंक तो एक एक दिन के लिए पैसे उधार लेता है और इन्वेस्ट करता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म नेचर का है ये एक्चुअल में उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये उसका फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टैट्यूटरी डिपॉजिट जो उसको मेंटेन करना पड़ेगा रिजर्व बैंक वगैरह के पास, इंटरेस्ट डिविडेंड रिलेटेड टू दिस आइटम शैल बी शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर जो लॉन्ग टर्म नेचर का उसका बोरोइंग रहेगा या जो लॉन्ग टर्म नेचर के उसके इन्वेस्टमेंट रहेंगे वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में जाएंगे। कैश फ्लो रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिलेटेड टू दिस आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बराबर है। कैश फ्लो रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शेयर्स एंड इंटरेस्ट डिविडेंड रिलेटेड टू सेम एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Foreign currency transaction should be translated at the rate at the date of cash flow. Unrealized gains or losses due to rate fluctuation should not be treated as cash flow. अब इसमें टेक्निकलिटीज है लेकिन वो आपके लेवल में कोई मीनिंग नहीं है बताने का ज़्यादा। जब आप AS 11 पढ़ोगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं अभी ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने $10,000 का एक्सपोर्ट किया तो हम वो डेटर अकाउंट को करेंगे डेबिट और सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, बराबर है। अब जिस दिन हमने एक्सपोर्ट किया उस दिन के रेट से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मान लेते कि उस दिन डॉलर टू रुपी का रेट था 50, तो $10,000 इंटू 50 यानी हम 5 लाख रुपीस की एंट्री पास कर देंगे। पर ये 5 लाख रुपीस अभी कैश फ्लो नहीं है, ये 5 लाख रुपीस अभी कैश फ्लो नहीं है, कहां मिला पैसा। अब मान लीजिए कि 2 महीने के बाद ये $10,000 रियलाइज हुई, तो जब $10,000 रियलाइज करोगे तब आपको मान लीजिए कि रेट है 52 का, तो आपके बैंक में जो पैसा जमा होगा वो 5,20,000, 52 का रेट ले लिया मैंने, तो $10,000 इंटू 52 5,20,000 टू डेटर अकाउंट, ये डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5 लाख, टू P&L अकाउंट में जाएगा, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट डिफरेंस गेन, ये हमारे लिए गेन है 20,000। तो हमारे कैश फ्लो में ये आना चाहिए, समझ रहे हैं। कैश फ्लो में क्या आएगा 5,20,000। ये जो गेन है ये रियलाइज गेन है, इसलिए इसको हटाने की जरूरत नहीं। अब मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका एंड ऑफ द ईयर यहां पर आएगा
तब तक ये अमाउंट ड्यू नहीं हुआ था, मिला नहीं। तो AS 11 में पढ़ोगे आप कि फॉरेन करेंसी के जो आइटम रहते हैं उनको बैलेंस शीट डेट पे हम रीइंस्टेट करेंगे। फिर तो मान लो कि बैलेंस शीट डेट पे आपके डॉलर का रेट है 51.50, तो हमारा डेटर जो दिख रहा है 5 लाख दिख रहा है, पर आज के रेट के हिसाब से देखा जाए तो 5,15,000 हो गया। तो मैं 15,000 से डेटर को बढ़ाऊंगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट 15,000, 1 रुपी 50 पैसे से जो एक्सचेंज रेट बढ़ा, टू ये P&L में जाएगा एक्सचेंज रेट डिफरेंस गेन। समझ रहे? तो ये जो 15,000 P&L में गया ये अनरियलाइज गेन है। समझ रहे? ये अभी रियलाइज हुआ नहीं है, तो ये आपके कैश फ्लो में काउंट नहीं होना चाहिए। ये यहां पे लिखा हुआ, ये गेन रियलाइज हो गया था, बराबर है, तब ये कैश फ्लो में काउंट होगा, बराबर है। पर ये जो गेन है ये अनरियलाइज गेन है, ये कैश फ्लो में काउंट नहीं होना चाहिए। नॉन कैश ट्रांजेक्शन लाइक एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑन डेफर्ड क्रेडिट या कन्वर्शन ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो नॉर्मल है, कोई भी ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनाओ। अगर आपको उसमें लगता है कि कैश बैंक में इफेक्ट नहीं जा रहा है, जैसे आपको एग्जांपल दिया कि आपने फिक्स एसेट खरीदा ऑन ए डेफर्ड क्रेडिट, तो फिक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड क्रेडिट क्रेडिट, इसका मतलब अभी कोई कैश फ्लो नहीं। जब आप वो डेफर्ड क्रेडिट का पेमेंट करोगे तब वो आपके कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट होगा, अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपने शेयर को या डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो एंट्री होगी डिबेंचर डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये भी नॉन कैश नेचर के ट्रांजैक्शन हो गया। AS3 does not apply to small medium companies and small medium enterprises but are encouraged to prepare cash flow statement. Movement between items which constitute cash and cash equivalent will not be treated as cash flow। ये ऑलरेडी बता दिया कि बैंक से कैश, कैश से बैंक या शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट से बैंक, वो जो है वो कैश फ्लो के आइटम नहीं है। सिंगल या कंबाइंड आइटम ऑफ कैश फ्लो, एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ए फिक्स एसेट इज परचेज फॉर 50,000, पेबल 20,000 in current year and balance in future period in installment. In current year only 20,000 will be shown as purchase of fixed asset in investing activity. Balance will be shown in investing activity as and when the same will be paid. If interest is paid on it, the same will be shown in financing activity. Similar treatment for asset acquired under finance lease. फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट, डेफर्ड क्रेडिट क्रेडिट, तो ये आपका कैश फ्लो में जाएगा। ये 30,000 कैसा हो गया, जर्नल एंट्री हो गई, अभी वो कैश फ्लो वाला आइटम नहीं है। इन एग्जाम्पल 1 अबाउ, इफ फिक्स एसेट इज परचेज बाय पेइंग 50,000, फाइनेंस बाय लोन फ्रॉम बैंक ₹30,000। अब यहां पे दो ट्रांजेक्शन हो गए, हमने बैंक से लोन लिया और इधर फिक्स एसेट वाली पार्टी को पे किया, तो हमारे लिए दो अलग अलग कैश फ्लो के आइटम हो गए। ये कैश इनफ्लो दिखेगा फाइनेंसिंग में कि आपने पैसे उधार लिए, तो ये आपके कैश फ्लो इनफ्लो दिखेगा फाइनेंसिंग में, और ये आपका कैश आउटफ्लो दिखेगा इन्वेस्टिंग में। समझ गए? पिछले वाले में आपने क्या किया था, वो जो सप्लायर था उससे डेफर्ड क्रेडिट ली थी, यानी आपने कहीं से फाइनेंसिंग नहीं किया बल्कि उसी ने आपको उधारी दे दिया। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000, रिसीव्ड ₹4,000, TDS 1,000, अपन क्लास में कर चुके हैं इनफैक्ट ऐसा एडजस्टमेंट। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस 5,000 विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट एज इनकम and 1,000 will be included in income tax paid as expenses, but in cash flow statement 4,000 will be shown in investing activity, that is net amount received. ₹1,000 will be excluded from income tax and only tax paid by us will appear in operating activity, क्योंकि आपका जो टैक्स का एक्सपेंस होगा उसमें TDS इंक्लूडेड है, जबकि वो आपने पे नहीं किया, तो वहां से आप 1,000 रुपए को कम कर दो और कैश फ्लो में सिर्फ 4,000 रुपए को बताओ, ये आपकी एंट्री है, ये कैश फ्लो पे इफेक्ट आ रहा है।
ये 1000 क्या हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, इनकम टैक्स में डेबिट और इनकम में क्रेडिट। अब ये चीजें आपके लिए आप समझना इसलिए आसान है क्योंकि आप पूरा कैश फ्लो बना चुके हो, कैश फ्लो चैप्टर आप देख चुके हो। किसी को भी इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। एनी क्वेश्चन? बैंक ओडी का कौन सा बैलेंस? नहीं, वो अपन ने बोला था कि भी बैंक ओडी को कैश इक्विवेलेंट में लेना या उसको फाइनेंसिंग में लेना, ठीक है। तो था कि टेम्पररी ओडी हो तो कैश इक्विवेलेंट में लो, और अगर रेगुलर फाइनेंसिंग है आपका वो तो फिर उसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका वो सीसी लिमिट है रेगुलर फाइनेंसिंग, उसका बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा 10 लाख रुपए, और यहां पर आपका वो सीसी लिमिट का बैलेंस दिख रहा 13 लाख रुपए। तो इसका मतलब उसमें तो साल भर ट्रांजेक्शन होते हैं, पैसा आता है जाता है, उसमें साल भर ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो हम बोलेंगे 3 लाख रुपए का जो इंक्रीज है इसको आप कैश इनफ्लो में फाइनेंसिंग में बता दो, फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो। अगर मान लीजिए कि ये 10 से रिड्यूस होके 8 पे आ गया तो हम बोलेंगे इसको कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग में बताओ, कि फाइनेंस कम हो गया मतलब आपने वापस कर दिया, बढ़ गया मतलब आपने और लोन ले लिया, जब रेगुलर लिमिट है तो। और टेम्पररी ओडी है तो फिर उसको आपने फाइनेंसिंग में नहीं दिखाने का बल्कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उसको ऐड कर लेने का। तो आपका कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और उसी में ओडी का माइनस, ये आपका हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एनीबडी एल्स? किसी को भी कैश फ्लो पे कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए, बोलिए कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट है तो। नो क्वेश्चन? ठीक है, फिर अपन अपने समय का थोड़ा सा ये जो करेक्शन करना है उसके लिए यूज कर लेंगे। ये जो आपको पेपर सॉल्व दिया था कल उसका करेक्शन,